हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है BHEP क्लासेस। और मैं आशुतोष आपके बीच लेकर के आया हूँ इतिहास की दुनिया का एक और दूसरा चैप्टर, साम्यवाद और समाजवाद, जिसको हम आज स्लाइड के माध्यम से फिर से रिवीजन करने वाले हैं। ये क्लास पूरी तरीके से आपके रिवीजन को मद्देनजर रखते हुए 2025 को एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तो आप ध्यान से इसे देखेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। इसमें आपके हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। तो इसी के साथ शुरू करते उससे पहले मैं चंद लाइनें आपसे कहना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है। तो इसी हौसले के साथ अपनी इस क्लास का आगाज करते हैं और शुरू करते हैं अपने स्लाइड को। तो चलिए, ये है हमारा स्लाइड, इतिहास की दुनिया का दूसरा चैप्टर, समाजवाद और साम्यवाद। देख सकते हैं इसमें सबको समान कैसे, एक समान कैसे किया जाए। किसानों को हो चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट को हो, सबको एक समान लाने का जो मुहिम था वही समाजवाद और साम्यवाद को दर्शाता है। कोई ना बड़ा हो ना कोई छोटा हो। तो ये एक पिक्चर आपको पूरे कुछ समेटे हुए है। ठीक है। हमारा चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद, और हम इसमें बात करने वाले हैं रूस में कैसे इसका प्रसार हुआ, उसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवाद की उत्पत्ति की। समाजवाद एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है जो संसाधनों के समान वितरण और सामाजिक न्याय और उत्पादन के साधनों के सार्वजनिक स्वामित्व की वकालत करता है। तो समाजवाद क्या है? समाजवाद में हम सभी को एक समान रखते हैं, संसाधनों का वितरण समान होता है, ना तो किसी का उसमें वर्चस्व होता है, ना तो किसी को उसमें अभाव में रखा जाता है। यानी कि सब में समान वितरण किया जाता है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित की जाती है, जिसमें सबके साथ समान न्याय होता हो। और उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व का अर्थ है कि हमारे देश में जितने भी उत्पादन के साधन होंगे, उसका उपयोग, उस पे स्वामित्व, उस पे अधिकार जो है करने का, वो सब पे होगा, आम नागरिकों को होगा, सभी नागरिकों को होगा। आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स समाजवाद के, साम्यवाद के बहुत बड़े विचारक थे, और उन्होंने ही इसका सबसे पहले विचार दिया था। तो आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की आधारशिला रखी। उन्होंने समाज को दो वर्गों में बांटा, एक है शोषक वर्ग और एक है शोषित वर्ग। अब शोषक वर्ग क्या है? शोषक वर्ग में वो है जो पूंजीपति है, और शोषित वर्ग में वो है जो मजदूर है। कभी आप सुने हैं कि पूंजीपतियों का भी शोषण होता हो? नहीं। वो हमेशा शोषण करते हैं, शोषण उनका होता नहीं है। और शोषण जिनका होता है वो मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, आम जनता होती है। तो उनका मानना था कि समाज में उत्पीड़न और असमानता का मुख्य कारण निजी संपत्ति और पूंजीवाद है। जाहिर सी बात है कि जब तक हमारे समाज में पूंजीपति रहेंगे, हमारे समाज के आम जनता को वो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और सार्वजनिक तौर पे जो देश में मौजूद जितने भी हमारे संसाधन है, उसका उपयोग का रास्ता नहीं खुलेगा। तो इसलिए कार्ल मार्क्स का मानना था कि समाजवाद ही वो एकमात्र रास्ता है जो आम लोगों को, मजदूरों को, किसानों को उसका न्याय दिलाएगा। ठीक है। बात करें यूटोपियन समाजवाद का, तो सबसे पहले यूटोपिया में समाजवाद का विकास हुआ। सर्वप्रथम यूरोपियन समाजवादी विचारक जो थे वो सेंट साइमन थे। ठीक है। आप इनका पिक्चर देख सकते हैं, ये रहा सेंट साइमन का पिक्चर। ये जो थे एक यूरोपियन समाजवादी विचारक थे। समाज और राज्य को संगठित करने की बात की इन्होंने, ताकि लोग एक दूसरे का शोषण न करें बल्कि मिलजुल करके प्रकृति का दोहन करें। मतलब हमारे संसार में जितने भी संसाधन मौजूद है, उनका दोहन सब मिलजुल करके करें, ना कि कोई अकेला या फिर कोई किसी खास व्यक्ति से, उसके समूह को इसका अधिकार हो। तो इन्होंने ऐसा कहा, समाज के निर्धन वर्ग को भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। मतलब समाज में जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, उनको भौतिक यानी कि जो सब कुछ दिखता है, जैसे हमारे पास रोटी कपड़ा मकान, ये सब क्या है? भौतिक समाजवाद है। मतलब सॉरी, ये क्या है? भौतिक उत्थान है। अगर ये सब हमारे
जैसे समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। यानी कि हमारे समाज को निर्धन वर्ग जो गरीब है, उनके लिए भौतिक वस्तुएँ या जैसे हमारा रोटी हुआ, कपड़ा हुआ, मकान हुआ, जो कि बेसिक चीज़ें हैं गरीबों के लिए, जिसके कमी की वजह से गरीब वो भूखे मरते हैं और फिर वो मतलब बहुत संघर्ष करते हैं जीवन जीने के लिए, तो उसका उत्थान होना चाहिए। साथ ही साथ नैतिक उत्थान भी होना चाहिए, यानी कि उनको नैतिक मूल्य उनका भी एक विकसित किया जाना चाहिए समाज के द्वारा, ताकि उनका भी समाज में उतना ही इज़्ज़त और सम्मान हो जितने की और लोगों का है, ठीक है? उसका नारा था किसका? सेंट साइमन का नारा था कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार बाँटना चाहिए। मतलब आपको समाज में जिसको जितनी क्षमता है, उसको उसके अनुसार उसको काम मिलना चाहिए। उसको उसी के अनुसार कार्य दिया जाना चाहिए, ठीक है? यह विचार आगे चल कर के समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। ज़ाहिर-सी बात है समाजवाद में हम क्या करते हैं, कोई जाति, धर्म, संप्रदाय ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक समाज को जो जिस लायक हो, जिस काबिल हो, उसको उस लायक का काम दे दिया जाए। यही समाजवाद का अच्छा समाजवाद का निशानी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्ल्स फॉरियर, एक और नाम है चार्ल्स फॉरियर। ये आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था का विरोधी है। मतलब जो हम आपको पहले पहले चैप्टर में बताए थे कि औद्योगीकरण यूरोप में शुरू हो गया था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में औद्योगीकरण यूरोप में शुरू हो गया था। तो इस औद्योगीकरण के विरोधी जो थे ये चार्ल्स फॉरियर थे। उनका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगरों और कस्बों में काम करना चाहिए। श्रमिक जब छोटे नगर कस्बों में काम करेंगे तो ही ज़्यादा उनको लाभ हो पाएगा, क्योंकि ये औद्योगिक व्यवस्था जो शहरों में चलती है, बड़े-बड़े शहरों में चलती है, वहाँ पे इनको उस तरीके का लाभ नहीं मिलता है। किसानों के लिए फ्लांक्स नामक सामूहिक खेती और आवास योजना की शुरुआत की, जो कि असफल रही, लेकिन एक अच्छी कोशिश थी कि ताकि सभी किसानों और मज़दूरों को इकट्ठा किया जाए, एक जगह रखा जाए। यूटोपियन समाजवादी चिंतकों में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सक्रिय रूप से समाज में हिस्सा लिया, वो कौन थे? तो हमारे थे ये चार्ल्स फॉरियर। उसके विचार में आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार की आवश्यकता है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब तक राजनैतिक अधिकार नहीं मिलेंगे, हम आर्थिक सुधार की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आज जो हमारे समाज में है, हम क्या करते हैं कि राजनैतिक तौर पे हम महिलाओं को, दलितों को या फिर अन्य जो निम्न जाति के या फिर संप्रदाय के, समुदाय के लोग हैं, उनको जब तक हम राजनीतिक अधिकार नहीं देते हैं, आज तब तक हम उनके आर्थिक सुधार की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज ये सारे लोग राजनीति में बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो हमें आज ये इनके आर्थिक सुधार भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात करें 90 के दशक से पहले की, 1990 के दशक से पहले की, तो इनका राजनैतिक में उतना योगदान नहीं था या फिर इनको उतना मौका नहीं दिया जाता था, जिसके कारण इनका वर्चस्व नहीं था। लेकिन जब से आप जानते हैं कि अपने देश में मंडल कमीशन आया, उसके बाद से राजनैतिक और आर्थिक दशा जो है पूर्ण रूप से बदल गई। जिसके अंतर्गत हमारे लालू प्रसाद यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो या फिर सुशील मोदी हो या फिर ऐसे जो भी नेता जो बिहार के अभी दिग्गज नेताओं में से एक है, वे सारे के सारे लोग क्या आए थे? उसी समय आए थे। है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है चार्ल्स फॉरियर, ठीक है? तो चार्ल्स फॉरियर को आप देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ करते थे? आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था का विरोधी थे, ठीक है? नेक्स्ट, लुई ब्ला। लुई ब्ला कौन थे? तो फ्रांस का महत्वपूर्ण समाजवादी और विचारक और राजनेता थे। ये कौन? लुई ब्ला। इनका पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, लुई ब्ला हैं। ये फ्रांस के हैं। समाजवादी विचारक और राजनेता। सुधार कार्यक्रम जो थे, वो अधिक व्यवहारिक थे। इनका मानना था कि लोगों को समाजवाद लाने से पहले सुधार कार्यक्रम चलाने चाहिए। उसने श्रमिक संघों और सहकारी समितियों की स्थापना का समर्थन किया। सहकारी समिति के बारे में आप जानते हैं, सहकारी मतलब क्या होता है कि सरकार के सहयोग से और जो भी समितियाँ स्थापित होती है, चलती है, उसे सहकारी समिति कहते हैं और यहाँ पे श्रमिक संघों की यानी कि लेबर यूनियन की भी इन्होंने बात की। माना कि आर्थिक सुधारों के लिए राजनीतिक सुधार प्राथमिक है, लेकिन हमें ज़रूरी है कि हम आर्थिक सुधार के लिए बहुत सारे सुधार के कार्यक्रम पहले चलाएँ। ठीक है? अब बात करते हैं रॉबर्ट ओवन की। ब्रिटिश उद्योगपति और समाज सुधारक थे रॉबर्ट ओवन।
है ना? ये स्कॉटलैंड के न्यू लोनार्क में श्रमिकों के लिए एक मॉडल फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने की थी। इन्होंने पाया, अपने फैक्ट्री में देखा कि श्रमिकों को बहुत कम वेतन और सुविधाएं दे रहे थे, तो ज्यादा श्रमिक होने के बावजूद भी काम कम होते थे। लेकिन जब इन्होंने पूरी तरीके से श्रमिकों को सपोर्ट किया, उनको उनके मेहनत के अनुसार उनका मेहनताना देना शुरू किया और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, तो इन्होंने पाया कि वही श्रमिक, संतुष्ट श्रमिक, जो कि अब उनके पास कोई कमी नहीं था, उन्होंने काम बेहतर तरीके से किया और उत्पादन बहुत अच्छा कर दिया। यानी कि ये कहते हैं कि संतुष्ट श्रमिक ही अच्छे उत्पादक का आधार होते हैं। श्रमिकों की भलाई के कारण फैक्ट्री का मुनाफा भी बढ़ा, जिससे जिससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि श्रमिक कल्याण से उत्पादकता और लाभ दोनों में वृद्धि होती है। यानी कि अगर हम श्रमिकों का कल्याण करते हैं तो श्रमिक हमारा कल्याण करेंगे, है ना? ऐसा सोचना था रॉबर्ट ओवन साहब का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कार्ल मार्क्स, जो कि हमारे इस पूरे चैप्टर के हाइलाइट्स है और सबसे ज्यादा चैप्टर इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि समाजवाद और साम्यवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो कार्ल मार्क्स को सबसे पहले देख लेते हैं। ये रहे हमारे कार्ल मार्क्स साहब। ठीक है, जन्म जो है वो 5 मई 1818 में ट्रियर जर्मनी में हुआ था और इनकी मृत्यु 14 मार्च 1883 में लंदन इंग्लैंड में हो गया। ठीक है, कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक थे, समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे, क्रांतिकारी थे। इन्होंने समाजवाद और साम्यवाद का बुनियाद रखा। मतलब ये ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये नहीं थे। इन्होंने बहुत कार्य किए थे। ये दार्शनिक भी थे, समाजवादी भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, क्रांतिकारी भी थे और समाजवाद साम्यवाद का बुनियाद रखने वाले यानी कि उसके संस्थापक भी थे। उनका विचार क्या था कि सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को प्रभावित किया। उनके विचार ने क्या किया? सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को बहुत प्रभावित किया। कार्ल मार्क्स ने समाज में आर्थिक संरचना के आधार पर वर्गों में विभाजित देखा और वर्ग संघर्ष को ऐतिहासिक परिवर्तन का मूल कारण बताया। इन्होंने पाया कि समाज में लोग वर्ग संघर्ष में लगे हुए हैं। ठीक है, और वो अपने अपने वर्ग को बचाने या उसके लिए ही मर रहे हैं, ऐसा इन्होंने पाया। तो समाजवाद को लाने के लिए इन्होंने सबसे पहले पाया कि लोगों में जो ये आर्थिक संरचना के आधार पर विभाजन है, उसको खत्म किया जाए। इस इनकी प्रमुख कृतियां, मतलब इन्होंने क्या-क्या लिखी थी, ये चूंकि एक विचारक भी थे, दार्शनिक भी थे, तो ये क्या-क्या लिखे थे, उसमें से प्रमुख है ये कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। इन्होंने 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें फ्रेडरिक एंगल्स के साथ लिखी गई है और इसमें सर्वहारा यानी कि मजदूर वर्ग द्वारा सत्ता ग्रहण करने का आह्वान किया गया है। इसमें इन्होंने कहा है कि सर्वहारा वर्ग जो है, जो मजदूर वर्ग है, वो सत्ता को ग्रहण करे तभी समाजवाद आ सकता है। दूसरा कि इन्होंने दास कैपिटल लिखा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दास कैपिटल, जो जो परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। इस ग्रंथ में पूंजीवाद का विस्तृत विश्लेषण और उसकी संरचना का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और भी है इनके बारे में। तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है कि जिसके अनुसार इतिहास आर्थिक कारणों से विकसित होता है और समाज में आर्थिक ढांचे में सामाजिक संस्थाएं और विचारधाराएं उत्पन्न होती है, उसके अनुसार उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण और वर्ग संघर्ष समाज की संरचना और विकास को संचालित करता है। ठीक है, मतलब समाज में जो हमारे उत्पादन के साधन है, ठीक है, अब वो उत्पादन के साधन क्या है? तो इनके अनुसार क्या था कि अगर उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण और वर्ग संघर्ष समाज की जो संरचना है और विकास को संचालित करता है, यही विकास को क्या करता है? संचालित करता है। तो क्यों ना हम उत्पादन के जो साधन है, उस पे नियंत्रण स्थापित करें, यानी कि आम जनता का अगर उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होगा और वो लोग भी इसमें हिस्सेदारी लेंगे, तो वर्ग संघर्ष समाज से खत्म हो जाएगा और जब वर्ग संघर्ष खत्म हो जाएगा, तो समाज विकसित होने लगेगा, यानी कि उसका विकास प्रारंभ हो जाएगा। ऐतिहासिक भौतिकवाद के 6 ऐतिहासिक चरण इन्होंने बताए थे। उसमें पहला था आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद क्या है? तो यह वह चरण है जब समाज में निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं था। पहले आदिम जमाने में
कोई भी निजी संपत्ति किसी का नहीं होता था। जो जो लोगों को जहाँ मन रहता था वहाँ पे जाते थे, आते थे, बैठते थे, काम करते थे। वहाँ पे कोई अधिकार नहीं था लोगों को कि हाँ ये मेरा है, ये तेरा है, ये वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं। और संसाधन सामूहिक रूप से उपयोग किए जाते थे। हमारी हमारे जो आज हम हमारा तुम्हारा करते हैं, वो सारी चीज़ों का नामो-निशान उस समय नहीं था। कब? आदिम साम्यवाद में। तो ये उनके बारे में भी लिखते हैं कि वो समाज कैसे था और वो समाज उस समाज ने कैसे विकास किया, उसके बारे में बताते हैं। दूसरा है दास कैपिटल, जिसके बारे में हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं कि दास कैपिटल में इन्होंने समाज के उच्च वर्ग जो थे, उसमें दास जो भी हुआ करते थे, पहले समाज में दास प्रथा चलती थी। तो दास प्रथा चलती थी, तो दास का जो श्रम होता था, श्रम यानी कि जो उनसे कार्य लिया जाता था, उसका शोषण किया जाता था। बदले में उनके कुछ भी नहीं दिया जाता था, बस उनको 2 वक़्त का खाना और मुश्किल से 1-2 कपड़े, और इस तरीके से दासों को दिया जाता था। और बंधुआ मजदूर की तरह दास को रखा जाता था, मतलब कैसे भी करके अपने काम करवाने के लिए केवल उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो वही कह रहे हैं कि समाज के उच्च वर्गों ने दासों के श्रम का शोषण किया। उत्पादन के साधनों पर अमीर वर्ग का नियंत्रण था और दास श्रमिक वर्ग थे। ठीक है? यहाँ पे ये यही बता रहे हैं कि दास जो थे वो श्रमिक वर्ग के तौर पे काम कर रहे थे। अगर बात करें सामंतवाद का, तो इस चरण में जमीन और कृषि उत्पादन पर जमींदारों का नियंत्रण था। सामंतवाद में किसका नियंत्रण था? जमींदारों का नियंत्रण था। जबकि किसान उसके अधीन काम करते थे। मतलब किसान खेती करने का पूर्ण काम किसान ही करते थे, लेकिन उनके पास जमीन के नाम पे कुछ नहीं था। ये सारे के सारे सामंत के पास थे, जमींदार के पास थे, और उन्हीं के अधीन, उन्हीं के अंदर रह करके इस किसान क्या काम कार करते थे? काम करते थे। यह शोषणकारी व्यवस्था अंततः किसानों के असंतोष के कारण समाप्त हो गई। किसानों में कब तक किसान सहते रहेंगे? उनको एक दिन असंतोष होगा, वो समझेंगे इस बात को कि नहीं हमारे साथ सही नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ का अंत कर ही देंगे। बात करें पूंजीवाद का, तो इस चरण में चौथा चरण है, इस चरण में उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व था। मतलब वहाँ के देश देश में मौजूद जो भी पूंजीपति थे, वही क्या करते थे? उत्पादन के सभी साधनों पर नियंत्रण रखते थे और मजदूर वर्ग अपनी श्रम शक्ति को बेचता था। है ना? मतलब यहाँ पे मजदूर वर्ग जो है अपना कार्य करता था और कार्य के बदले में वो अपना काम का पैसा लेता था, यानी कि मेहनताना लेता था, यानी कि अपने श्रम शक्ति को बेचता था। पूंजीवाद में शोषण शोषण का स्रोत मजदूरी आधारित श्रम होता था। मतलब पूंजीवाद में जब शोषण होता था, उसमें क्या होता था कि लोगों को, मजदूरों को उनके किए गए कार्यों का सही मूल्य न देना ही क्या शोषण कहलाता था। अब बात करते हैं, 5वां टॉपिक है हमारा समाजवाद। तो इस चरण में उत्पादन के साधन के नियंत्रण में इस चरण में उत्पादन के साधन जनता के नियंत्रण में होते हैं और पूंजीवाद का खात्मा हो जाता है। समाज में संसाधनों का समान वितरण होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे देश में कोयला है, पेट्रोलियम है, बहुत सारा लौ अयस्क है, ये है, वो है, बहुत सारा चीज़ है, संसाधन है, हमारे देश में फैला हुआ है। ठीक है? अब इसका संसाधन का समान वितरण सभी जनता के पास होगा, तो क्या होंगे? सभी जनता क्या होंगे? सबल होंगे। दुर्बल कोई नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। सबका सब उस संसाधन का इस्तेमाल करेगा। ये संसाधनों का जो असमान वितरण है, यही तो गरीबी का और पूंजीवाद का उदय करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समाजवाद के लिए हमें संसाधनों का समूचे जनता में समान वितरण या नियंत्रण देना चाहिए। ठीक है? समाजवाद में संसाधनों का वितरण सबके पास होना चाहिए। ठीक है? अब बात करते हैं साम्यवाद। साम्यवाद क्या है? तो अंतिम चरण में जिसमें कोई वर्ग विभाजन, शोषण और राज्य की आवश्यकता नहीं होती। मतलब यहाँ पे किसी राज्य की आवश्यकता नहीं है, किसी भी शोषण का, विभाजन का बात ही नहीं है। ये साम्यवाद ऐसा व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज के सामूहिक स्वामित्व होता है। समाज के सभी लोग मिल कर के उस पे अपना अधिकार जमाते हैं और हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देता है और अपनी ज़रूरत के अनुरूप क्या करता है? अनुसार उसे प्राप्त करता है। तो ये रहा हमारा 6 चरण जो कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए थे। ठीक है? अब बात करते हैं हम मार्क्स तथा अंतर्राष्ट्रीय संघ का। तो अंतर्राष्ट्रीय संघ क्या है? तो 2 अंतर्राष्ट्रीय संघों का स्थापना किया गया था। ठीक है? इसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ है, ये कार्ल मार्क्स द्वारा ही किया गया था। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ है ये, कि इसे इंटरनेशनल वर्किंग मेन एसोसिएशन कहा जाता है। इंटरनेशनल वर्किंग मेन एसोसिएशन के नाम से पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ जाना जाता है, जिसकी स्थापना
1864 में लंदन में हुई थी। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों के मजदूर वर्गों को संगठित करना और उनके अधिकारों के लिए एकजुट होकर के संघर्ष करना था। मतलब ये जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ है, पूर्ण रूप से मजदूर वर्गों को संगठित करने और उनके अधिकारों को लेकर के संघर्ष करने का था। कार्ल मार्क्स इस संघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे। ठीक है, यह संघ मजदूरों के शोषण और पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए बनाया गया था। मार्क्स का मानना था कि सभी देशों में मजदूरों को पूंजीवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, है ना? तभी तभी दुनिया में समाजवाद की स्थापना हो सकती है। अगर इनका मानना था कि सभी देशों में पूंजीवाद के खिलाफ जो है मजदूरों को एकजुट होना चाहिए, तभी जो है दुनिया में समाजवाद को कायम किया जा सकता है। ठीक है? बात करते हैं द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 14 जुलाई 1889 में पेरिस में हुई थी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन को एक मंच में लाने का प्रयास इसमें किया गया था। मतलब मजदूर संगठन जो पहले अंतर्राष्ट्रीय संघ के दौरान बनाई गई थी, दुनिया के मजदूरों एक हो की बात की गई थी, अब उन सबको एक मंच पे लाने के लिए पेरिस में एक संगठन का फिर से आयोजन किया जाता है, जिसका नाम है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है? और इसका स्थापना कब किया गया था? तो 14 जुलाई 1889 को किया गया था। इसका उद्देश्य था समाजवादी आंदोलन को संगठित करना और समाजवाद का विचारधारा क्या करना? फैलाना, यानी कि समाजवाद की विचारधारा का प्रसार करना। ठीक है? यह संघ 1914 तक सक्रिय रहा, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सदस्य देशों के बीच युद्धों के समर्थन के कारण इसमें विभाजन हो गया। जाहिर सी बात है कि जो लोग एक साथ मिलकर के कार्य कर रहे थे, अगर उन्हीं के देशों के बीच में युद्ध हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे? फिर उनमें बंटवारा दिखने लगेगा, लोग बँटने लगेंगे, है ना? तो उसमें विभाजन शुरू हो गया। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ ने मजदूर दिवस, जो कि 1 मई को हम लोग मनाते हैं, को एक अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक अवकाश घोषित किया कि दुनिया के मजदूरों के लिए भी एक छुट्टी होना चाहिए साल में, और वो 1 मई को घोषित किया गया। यह घोषणा 1890 से लागू कर दिया गया, यानी कि 1890 से 1 मई 1890 को पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया, और उसके बाद से आज तक हम लोग मजदूर दिवस 1 मई को ही मनाते हैं। और उस दिन पूरे दुनिया में सभी मजदूरों को छुट्टी दिया जाता है, सभी कल कारखाने बंद रहते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 1917 की बोल्शेविक क्रांति की बात करें, तो बोल्शेविक क्रांति ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोल्शेविक क्रांति को ही हम लोग रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं, अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? तो बोल्शेविक क्रांति रूस में 1917 में हुई, जिसने ज़ारशाही को समाप्त कर दिया। ठीक है? अब बात करें बोल्शेविक क्रांति की, तो आप पिक्चर देख सकते हैं बोल्शेविक क्रांति का। देखिए, लोग लोग जो है कैसे संघर्ष कर रहे हैं, कैसे क्रांति कर रहे हैं, रोड पे निकले हुए हैं, है ना? आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बोल्शेविक क्रांति की, तो बोल्शेविक क्रांति ने ज़ारशाही को समाप्त कर दिया। आपको बता दें कि रूस में जो शासक होते थे, उनको ज़ार कहा जाता था, और उनकी पत्नी को ज़ारीना कहा जाता था। ठीक है? तो बोल्शेविक क्रांति में क्या हुआ? ज़ारशाही शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है? और सोवियत संघ की स्थापना की गई। एक सोवियत संघ है, जो पहले रूस का एरिया और बड़ा था, जो आज रूस और यूक्रेन में जो विवाद चल रहा है, एक समय था जब यूक्रेन भी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है? और पूर्ण नियंत्रण रूस का हुआ करता था उस पे। लेकिन 1990 के बाद सोवियत संघ से बहुत सारे देश जो है अलग हो गए, और वो स्वतंत्र हो गए, और रूस बेचारा अकेले बच गया। अब उसी के माध्यम से जब अमेरिका या फिर अन्य देश रूस के तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी को रोकने के लिए रूस लड़ रहा है और यूक्रेन से युद्ध कर रहा है। तो ये सब उसके अपने अंदरूनी मामले हैं, जो कि ऐसा चल रहा है। ठीक है? बोल्शेविक क्रांति को ही हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जो कि रूस में 1917 में हुआ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन था। 1917 में रूस में अक्टूबर क्रांति हुई थी। चूंकि ये अक्टूबर महीने में हुआ था, इसलिए हम लोग इसको अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। वही दिया हुआ है आगे कि यह क्रांति रूस में साम्यवाद की स्थापना का प्रमुख कारण बनी। रूस में साम्यवाद इसी के कारण आया। यह क्रांति में शुरू हुई थी, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह नवंबर में हुई थी। इसलिए इस
इस क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जूलियन कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर में हुआ था और जूलियन कैलेंडर के अनुसार ही हम उसका नाम क्या करते हैं, अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। देखिए, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने अक्टूबर 1917 में सत्ता पर कब्जा किया। यह क्रांति समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित थी, जिसमें सरकार द्वारा उत्पादन के साधनों का नियंत्रण था। मतलब सरकार द्वारा क्या किया गया था कि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण किया गया था। ठीक है, मतलब ये समाजवाद से प्रेरित था, समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित था। और इस क्रांति के बाद क्या हुआ कि रूस में मौजूद जितने भी हमारे संसाधन थे, उस संसाधनों का इस्तेमाल जो है सरकार द्वारा संचालित किया जाने लगा। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति के कारण क्या थे? तो जार निकोलस द्वितीय की निरंकुश शासन व्यवस्था। जार, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि रूस के शासक को जार कहा जाता था, तो जार ने रूस पर निरंकुश तरीके से शासन किया, जो जनता की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ था। कृषकों की दयनीय स्थिति, तो अधिकांश रूसी आबादी कृषक थी। वहां के लोग जो थे किसान थे, जो अत्यधिक गरीबी और असमानता के सामना कर रहे थे। ठीक है, उनके पास भूमि नहीं थी और वे कुलीन वर्ग के अधीन काम करते थे। मतलब कृषकों की दयनीय स्थिति जो थी, वो अधिकांश रूसी आबादी जो थी कृषक थी और अत्यधिक गरीबी और असमानता के कारण वो बहुत ही कष्ट का सामना कर रहे थे। उनके पास भूमि नहीं थी और कुलीन वर्ग के अधीन उनको काम करना पड़ता था। इससे वो त्रस्त थे, क्योंकि उनका शोषण किया जाता था। ठीक है, बात करें मजदूरों की खराब स्थिति, तो जैसे ही यूरोप में औद्योगिकरण आया, उसके बावजूद भी मजदूर वर्ग की स्थिति दयनीय बनी रही। जबकि हम जानते हैं कि मजदूर वर्ग का स्थिति बहुत सुधर गया था जब औद्योगिकरण आया था, क्योंकि औद्योगिकरण में मजदूरों को काम, नौकरी और उनके बदले में मेहनताना मिलना शुरू हो गया था। लेकिन बावजूद इसके रूस में यह स्थिति नहीं बदल रही थी और वहाँ के मजदूर जो थे अभी भी शोषित थे। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, मजदूरों ने क्रांति में सहयोग किया और इस बोल्शेविक क्रांति को सफल बनाया। औद्योगिकरण की समस्या की बात करें, तो रूस में औद्योगिकरण की तेजी से विकास हुआ, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप मजदूर और किसानों की स्थितियां बदतर हो गई। देखिए, औद्योगिकरण हुआ तो जरूर, लेकिन इससे वहां के मजदूर और किसान जो थे और बद से बदतर स्थिति में चले गए। ठीक है, ये उनके लिए कहीं से भी कारगर नहीं था। रूसीकरण की नीति की बात करें, तो जार की रूसीकरण नीति, जिसमें विभिन्न नस्लीय और जातीय समूहों को रूसी संस्कृति को अपनाने के लिए मजबूर किया गया, असफल रही और इससे व्यापक असंतोष फैला। हालांकि रूसीकरण की नीति अपनाई गई, अलग अलग नस्ल के जाति के लोगों पर सांस्कृतिक और मतलब सांस्कृतिक दबाव बनाया गया कि आप रूसीकरण, रूस के संस्कृति को अपनाइए, समझिए। लेकिन यह नीति असफल रही और इससे भी क्या हुआ, लोगों में व्यापक असंतोष फैल गया। ठीक है, अब बात करते हैं विदेशी घटनाओं का प्रभाव। तो देखिए, कोई भी जो आंदोलन होता है, उसका एक केवल एकमात्र केवल देश में कारण नहीं होता है, उसका अन्य भी कारण होते हैं, विदेशों में भी उसके कारण होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 1920 में जब क्या बोलते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो असहयोग आंदोलन से पहले जो मुस्लिम समुदाय द्वारा जो खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, वो खिलाफत आंदोलन मध्य एशिया में जो मुसलमानों का जो अपमान किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और उसके साथ बहुत ज्यादती की गई थी, उसको लेकर के यहाँ के लोगों ने क्या किया था, खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ किया था। तो हम जानते हैं कि एक जो घटनाएं घटती है, उसका प्रभाव विदेशों में भी होता है। ठीक है, तो उसका कारण होता है, तो वही बोल रहा है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। तो क्रीमिया युद्ध और जापान के साथ युद्ध जो है, क्रीमिया युद्ध 1853 से 56 में, और जापान के साथ युद्ध जो है 1904 से 5 में रूस के साथ हुआ। और इसमें रूस की हार ने जनता का विश्वास जार के शासन से उठा दिया। रूस भले ही युद्ध लड़ा, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी सेना, जनता, सब कुछ, लेकिन बावजूद इसके वो क्रीमिया से और जापान से युद्ध हार जाता है। इसके बाद लोगों में अविश्वास फैल जाता है कि ये जार किसी काम का नहीं है, इसको हटा देना चाहिए। ये हमारे देश का अपमान कराता है, मतलब हमारे देश को विजय नहीं दिलाता है। ठीक है, युद्ध लड़ता है लेकिन उसमें
हार होती है हमारी। तो इससे क्या हुआ कि बोल्शेविक क्रांति का मतलब सूत्रपात हुआ यहीं से। बात करें 1905 की क्रांति की, तो रूस की पहली असफल क्रांति थी 1905 की क्रांति, जिसमें जार ने कुछ सुधारों के लिए लेकिन कुछ सुधार किए, लेकिन उससे भी असंतोष बना रहा। तो जाहिर सी बात है कि कुछ सुधार किए तो लोग थोड़ा सा सहम गए, रुक गए, लेकिन उन्होंने बाद में फिर से आंदोलन जारी रखा। बात करें खूनी रविवार की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ब्लडी संडे यानी कि खूनी रविवार की बात कर रहे हैं हम। तो रूस में रूस के इतिहास में 22 जनवरी 1905 को हुई एक घटना को संदर्भित करता है, बताता है उसके बारे में 22 जनवरी 1905 को, कि उस दिन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी जो थे, जार निकोलस द्वितीय की महल की ओर मार्च कर रहे थे। मतलब उनके महल की तरफ जा रहे थे। आप देख सकते हैं इनका पिक्चर, ठीक है? तो ये उनके महल की तरफ जा रहे थे। प्रदर्शनकारी मजदूर और उनके परिवार थे, जो जार से बेहतर कामकाजी परिस्थितियों, मजदूरी और नागरिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। मतलब वो अपने अधिकार को लेकर के आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पादरी जॉर्जी गैपोन कर रहे थे। हालांकि यह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, फिर भी जार की सेना ने एक इसे एक विद्रोह के रूप में देखा और निहत्थे भीड़ पर क्या कर दी, गोलियां चलवा दी। इस गोलीबारी में सैकड़ों लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। ठीक है, और यही कारण था कि वहां पे रूस मतलब बोल्शेविक क्रांति और जोर पकड़ लिया। अब बात करते हैं कि रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव और बुद्धिजीवियों का योगदान की, तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा ने रूस में गहरी जड़ जमा ली थी। लेनिन और लियो ट्रॉट्स्की जैसे समाजवादी नेता मार्क्सवाद के प्रबल समर्थक थे। बुद्धिजीवियों और क्रांतिकारियों ने मार्क्स के सिद्धांतों को फैलाया कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को फैलाया और मजदूर वर्ग को जागरूक किया। तत्कालीन कारण क्या हुआ बोल्शेविक क्रांति के उत्पन्न होने का? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, ये रूस के बोल्शेविक क्रांति होने का सबसे महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण था, क्योंकि रूस एक शक्ति के तौर पे जाना जाता था और प्रथम विश्व युद्ध में उसको हार का मुंह देखना पड़ा, जो कि 1914 से 18 के बीच में होता है। तभी उससे पहले ही युद्ध खत्म होने से पहले ही रूस बाहर आ चुका था हार करके, जिसके कारण वहां के लोगों में क्या हुआ, जार निकोलस द्वितीय के प्रति बहुत ही असंतोष फैल गया। मार्च मार्च क्रांति के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, जो 1917 में हुआ था। ठीक है, मतलब बोल्शेविक क्रांति से जस्ट पहले मार्च क्रांति हुआ। इस क्रांति ने जार निकोलस द्वितीय के निरंकुश शासन का अंत किया और एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। उसको हटा दिया, किसको? जार निकोलस द्वितीय को। निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ, तो मार्च क्रांति ने रूस में निरंकुश राजतंत्र के को समाप्त कर दिया, शासन को समाप्त कर दिया, और इससे बोल्शेविक क्रांति के लिए रास्ता खुल गया। ठीक है, अब बात करते हैं व्लादिमीर लेनिन का। तो लेनिन का भी अहम योगदान है बोल्शेविक क्रांति में। व्लादिमीर लेनिन एक रूसी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और विचारक एवं सोवियत संघ के पहले नेता थे। देख सकते हैं आप इनको, ठीक है? ये रहे हमारे व्लादिमीर लेनिन, ठीक है? इनका जन्म व्लादिमीर एलिच एलियानोव के रूप में हुआ था। व्लादिमीर एलिच उल्यानोव के रूप में हुआ था। व्लादिमीर एलिच उल्यानोव के रूप में हुआ था, लेकिन लेनिन ने 1917 में अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किया, जिससे रूस में जार की राजशाही का अंत हुआ और दुनिया का पहला समाजवादी राज्य स्थापित किया गया। मतलब लेनिन का भी प्रयास कम नहीं था। लेनिन ने ही 1917 में अक्टूबर क्रांति में अपना योगदान दिया था, नेतृत्व किया था, जिसके कारण रूस में समाजवादी राज्य का स्थापना किया गया। उन्होंने बोल्शेविक पार्टी की स्थापना की और मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाते हुए रूस में समाजवादी शासन लागू किया। देखिए, इन्होंने बोल्शेविक बोल्शेविक का मतलब होता है क्या, कि मजदूरों का, ठीक है ना? तो एक मजदूर की पार्टी की स्थापना की थी, किसने? लेनिन ने। और इसी पार्टी ने क्या हुआ कि आगे जो आंदोलन किए उसको हम लोग बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। इस उनके नेतृत्व में 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई।
1922 में इन्होंने क्या किया? सोवियत संघ की स्थापना की। सोवियत संघ अभी हम बताए थे आपको, यूएसएसआर, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज, 15-20 कंट्रीज जो थे शामिल थे, और वो एक पहले सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। अब रूस हो गया है, लेकिन पहले सोवियत यूनियन था 1990-92 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेनिन द्वारा ही नई आर्थिक नीति को लाया गया था, एनईपी लाया गया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति पेश की, जो कि यह नीति उस समय लागू की गई जब रूसी गृह युद्ध और साम्यवाद की सख्त नीतियों पर चलते देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। मतलब गृह युद्ध के कारण और साम्यवाद की सख्त नीतियों के कारण देश की आर्थिक स्थिति जब खराब हो गई थी, तो उसमें सुधार करने के लिए लेनिन ने क्या किया कि नई आर्थिक नीति को लाया, जो कि 1921 में लाया गया था। एनईपी का क्या उद्देश्य था नई आर्थिक नीति का? तो रूस की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना और उत्पादन को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य था। मतलब वहां की अर्थव्यवस्था जो जर्जर हो चुकी थी बहुत सारे युद्ध को झेलने के बाद और नई व्यवस्था को लाने के बाद, उसको पटरी पे लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। एनईपी के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। आप देख सकते हैं नीचे में क्या दिया हुआ है कि कृषि में सुधार। तो एनईपी में कृषि में सुधार की बात की गई थी। किसानों की अपनी फसल एक निश्चित हिस्सा सरकार को देने के बाद बाकी फसल को बेचने की अनुमति दी गई, जिससे क्या हुए, किसानों किसानों के पास पैसे आने शुरू हुए। इससे किसानों को अपनी पैदावार बढ़ाने की प्रेरणा मिली और किसान मेहनत करना शुरू किए कि आप एक टैक्स के तौर पे एक निश्चित फसल दे दें और उसके बाद आप सारा का सारा आप रखें, आप उसको बेचें, जो करना वो करें। तो इससे हुआ किसानों को मोटिवेशन मिला कि वो क्या करे क्या करे, फसल उपजाने में अपना ध्यान केंद्रित करे। प्राइवेट व्यापार की अनुमति। तो छोटे-छोटे उद्योगों और व्यापारों को निजी हाथों में देने की छूट दी गई ताकि अर्थव्यवस्था में तेजी आए। देखिए, भले ही साम्यवाद या समाजवाद की बात की जा रही थी या फिर वो लागू हो गया था, लेकिन उस समय बेपटरी हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आवश्यक था कि छोटे-छोटे व्यापारियों और उद्योगपतियों को क्या किया जाए, छूट दिया जाए, ताकि वो हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको अपने लाइन पर लाए। उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण। तो देखिए, उद्योगपतियों पर नियंत्रण जिस प्रकार से था उसी तरीके से उद्योगों पर भी सरकारी नियंत्रण स्थापित किया गया इस एनईपी के तहत। ठीक है, बड़ी और महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे कोयला, स्टील, परिवहन, ये सब जो उद्योग थे जो देश में चलते थे, इस पर पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण को क्या किया गया, लाया गया और बरकरार रखा गया, ताकि वहां के लोग वहां के लोग इसका दुरुपयोग न कर सके और इसका वितरण जो है, इस संसाधन का वितरण जो है सभी लोगों तक समान रूप से हो, इस यह सुनिश्चित हो सके, इसलिए उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया गया। बात करें मुद्रा सुधार की, तो देश में स्थिर मुद्रा प्रणाली स्थापित करने की कोशिश की गई। मतलब वहां पे स्थिर मुद्रा प्रणाली लाई गई, ठीक है, ताकि व्यापार और निवेश में सुधार हो सके। तो ये था हमारे नई आर्थिक नीति का सभी महत्वपूर्ण बिंदु जिसका इस्तेमाल किया गया। अब बात करते हैं स्टालिन और उनका शासन। तो जोसेफ स्टालिन जो है, उनका 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद रूस की सत्ता को संभाला इन्होंने और कठोर नीतियों के साथ साम्यवादी शासन को मजबूत किया। इन्होंने आते कठोर नीतियां लानी शुरू कर दी। देख सकते हैं आप स्टालिन, ये एक आर्मी की तरह दिख रहे हैं और ये उसी तरीके से सख्त नियम वहां पे लाना शुरू कर दिए। ठीक है, उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। हम जानते हैं कि हमारे देश में भी पंचवर्षीय योजना आजादी के बाद चली थी और इससे काफी सुधार भी हुए थे। तो वही पंचवर्षीय योजना रूस में भी लागू की गई, जिसके तहत औद्योगिकरण और कृषि उत्पादन को नियंत्रित किया गया। इसी इसी रूस के पंचवर्षीय योजनाओं से प्रेरित होकर के हमारे देश में भी औद्योगिक और कृषि उत्पादन के लिए पंचवर्षीय योजना लाए गए थे। स्टालिन के शासनकाल में गुलाग, जो कि एक प्रशिक्षण शिविर था, सैनिकों का एक अपना शिविर था, उसमें राजनीतिक विरोधियों का दमन किया गया। मतलब इसके द्वारा राजनीतिक विरोधियों का राजनीतिक तौर पे जो विरोध कर रहे थे उनको उनका खात्मा कर दिया गया। तो स्टालिन थोड़ा-सा बहुत सख्त थे। और आगे बात करते हैं रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभाव की। तो 1917 की रूसी क्रांति ने वैश्विक साम्यवादी और समाजवादी आंदोलन को प्रेरित किया। कई देशों में समाजवादी विचारधारा के समर्थक बढ़े और श्रमिक आंदोलन मजबूत हुए। इस क्रांति ने एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका में क्या किया गया,
स्वतंत्रता और समाजवादी आंदोलन को भी प्रेरणा दी। मतलब ये जो वैश्वीकरण प्रभाव इसका क्या हुआ कि रूसी क्रांति ने अमेर केवल एशिया में ही नहीं, अफ्रीका, अमेरिका में भी क्या किया गया, उसको समाजवादी और स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए प्रेरित किया। रूस की क्रांति ने पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच संघर्ष को जन्म दिया, जिससे आगे चलकर शीत युद्ध की नींव रखी गई, है ना? पूंजीवाद और साम्यवाद का संघर्ष आपसे पूछेगा कि शीत युद्ध क्या है? तो रूसी क्रांति के पश्चात पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में जन्म लेने वाला जो संघर्ष था, उसी को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका पूंजीवादी देश है। ये जितने भी पश्चिमी देश सब है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, ये सब पूंजीपति देश थे। और रूस क्या था, हमारा साम्यवादी देश था। तो इन दोनों के बीच में जो आपसी संबंध जो थे खराब हुए थे, उसी को लेकर के शीत युद्ध शुरू हो गए थे। अब हम लास्ट अपने पाठ के अंत की तरफ चलते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए थे, महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए थे, उसके बारे में मैंने आपके लिए लाया है कि सर्वहारा वर्ग क्या था। आपको पहले भी बता चुके हैं कि मजदूर और आम गरीब लोगों का जो वर्ग था ना, उसी को सर्वहारा वर्ग कहा जाता था। आपसे पूछेगा सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, व्याख्या करें। तो रूस में मौजूद वैसे वर्ग जो किसान, मजदूर और आम लोग थे, वैसे वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। बात करें रूसी क्रांति की तारीख की, तो रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। उसके बाद से रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया। ठीक है ना? तो 1 फरवरी 1918 तक कौन सा कैलेंडर यूज किया जाता था? जूलियन। और इसी वजह से आप देखे होंगे कि अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उससे पहले ही अक्टूबर क्रांति हो चुकी थी, है ना? तो अक्टूबर क्रांति के नाम से उसको जाना जाता है, रूसी क्रांति को, मतलब बोल्शेविक क्रांति को। ठीक है? और 1 फरवरी 1918 के बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया गया और अब सब जगह इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। अतः इस प्रकार फरवरी फरवरी क्रांति जो है 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति जो है 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। ठीक है? और इसी तरीके से 1905 की क्रांति जो है 22 जनवरी को हुई थी। तो ये सारे के सारे आपको जो डेट्स हैं उसमें फेर-बदल देखने को मिलेंगे। आप आपको बस इतना ही याद रखना है, 1 फरवरी 1918 के बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया था, उससे पहले जूलियन कैलेंडर चलता था, उसके अनुसार अक्टूबर क्रांति हुआ था। अब बात करते हैं शीत युद्ध का, तो यह एक वैचारिक युद्ध था, विचारों का युद्ध था, जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेता सोवियत संघ रूस था। मतलब पूंजीवादी का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, वहीं साम्यवादी का नेतृत्व रूस कर रहा था, और इन दोनों के बीच में जो वैचारिक मतभेद थे, युद्ध थे, वाक वाक युद्ध चल रहे थे, बहुत सारे कटाक्ष एक दूसरे पे दोषारोपण करने का जो युद्ध चल रहा था, उसी को हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। सन 17 सन सन 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि जानते हैं कि इस पे पूर्ण नियंत्रण अमेरिका का ही दिखता है, तो उसके द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की गई और आज तक हम लोग 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। मिखाइल गोर्बाचोव जो है वो 1985 ईस्वी में राष्ट्रपति बने। उन्होंने पेरिस्ट्रिका जो कि पुनर्गठन था, तथा ग्लासनोत्स्क जो कि खुलापन था की अवधारणा पेश की। मतलब पुनर्गठन और खुलेपन की अवधारणा कौन पेश किया था? तो मिखाइल गोर्बाचोव। कब पेश किया गया था? तो 1985 में। ठीक है? कब? जब वे राष्ट्रपति बने थे तब। कहाँ के राष्ट्रपति बने थे? रूस के। अब बात करते हैं कि सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। मैं बार-बार आपको चर्चा करके पहले ही बता चुका हूँ कि सोवियत संघ जो 1922 के आसपास में बना था। हाँ, 1922 में जो सोवियत संघ यूएसएसआर की स्थापना लेनिन द्वारा की गई थी, अब उसको लेकर के क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। कहाँ पे? यहाँ पे 1991 में सोवियत संघ टूट गया और सब बहुत सारे देश जो है रूस से अलग हो गए। तो यही था आज का हमारा क्लास। अगर आपको हमारा आज का क्लास अच्छा लगा हो, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।